वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम इस चैनल पर हमेशा से सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी करते हुए आए हैं और आपने बहुत अच्छा स्कोर जो है इस चैनल के माध्यम से किया है और बच्चों ने मुझे हमेशा ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मुझे हमेशा दिया है। तो देखिए, अब जैसे आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी 2024 में होने वाला है। तो जो भी बच्चे सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनमें पेपर 2 में मैथ और साइंस वाला सब्जेक्ट है, तो साइंस के जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा, जिससे आप डेफिनेटली क्या होगा, साइंस में 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस स्कोर जो है वो आराम से इजीली जो है आप करके ले जाएंगे और एक बेहतरीन स्कोर होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपको साइंस में देखने को मिलेगा। देखिए, साइंस की सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी, सब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली है। देखिए, आपको थ्योरी मैंने कराई है, 32 क्लासेस कराई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे। अगर कोई प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल पा रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको पर्टिकुलर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर करूंगी। तो 32 क्लास की थ्योरी जो है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो नोट्स हैं वो मैंने अपडेट पहले से ही कर दिए हैं पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए एनसीईआरटी के 6, 7, 8 की बहुत ही अच्छे से समरी, उसमें मैंने थोड़ा एडवांस जो है वो अच्छे से वहाँ पर ऐड कर रखा है। बाकी अब जो है वो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी जो एडवांस क्वेश्चन के साथ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी जो है वहाँ से आपकी रिवीजन हो जाएगी, नोट्स आप ले लेंगे, थ्योरी वहाँ से आप पढ़ लेंगे, तो प्रैक्टिस सेट से आपका क्या होगा, रिवीजन जो है वहाँ पर होगा। आपको क्या है, प्लेलिस्ट में साथ में प्रीवियस ईयर 2021, 2022, 23 आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, तो उनसे आप क्या करें, 21-22 के सारे साइंस के क्वेश्चन देख लें, 22-23 के सारे साइंस के क्वेश्चन देख लें। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं विद आंसर जो हैं वो साइंस के मिल जाएंगे। साथ में जो टॉपिक वाइज सीरीज अभी हमने पीछे की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फूड चैप्टर है तो उसके सारे क्वेश्चन अब तक जो पूछे गए वो सारे मैंने इस तरह से एक पूरी सीरीज आपको कराई थी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे आपने थ्योरी देख ली, उसके बाद टॉपिक वाइज सीरीज की प्लेलिस्ट देख लें तो आपकी साइंस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर अगर आप एडवांस क्वेश्चन खुद से भी करेंगे तो वो आप इजीली क्या है सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जब आप नोट्स लेंगे तो ये टॉपिक वाइज सीरीज जो है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 2023 में जो अभी आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था वो पेपर आपको विद आंसर्स मिल जाएगा और पेडागोजी के साइंस के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखिए, पेडागोजी में कुछ नहीं करना, आपको जो की पॉइंट मिलेंगे वो पढ़ के चले जाना और सारे जो प्रीवियस ईयर हैं उनको सॉल्व तो करना ही करना है, उनको वीडियो के थ्रू देखना है, क्योंकि वीडियो में मैं समझाती हूँ कि क्या आंसर हो सकता है। तो वो सब चीज़ें आप कर लेंगे तो साइंस में आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर जो है वो कर ले जाएंगे। देखिए, टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 120 रुपीज़ एक नॉर्मल अमाउंट है, 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। ये मेरी UPI ID है और इसी के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मेरे को मेरी मेल ID है, इस पर मेल कर सकते हैं silpych511 पर, या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411662115, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग साइंस पेपर 2 नोट्स। तो वहाँ पर मैं आपको रेस्पॉन्स करूँगी। आप जैसे ही ये UPI पर पेमेंट करेंगे तो आपको जो सारी PDF हैं वो आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी ली हैं, आगे भी ली हैं, तो उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सारी PDF मिल जाएंगी जिसमें आपको जो नोट्स हैं पूरे बहुत ही बायलिंगुअल नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप हिंदी के हैं तो आप इजीली कर लेंगे, इंग्लिश के हैं तो आप इजीली कर लेंगे। मैंने पूरा अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज सीरीज अगर आपको चाहिए होगी, जैसे आप नोट्स पढ़ेंगे, फूड चैप्टर आपने पढ़ा तो फूड चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक वाइज सीरीज की PDF आपको मिलेगी उसमें फूड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे। उससे आपकी क्या होगी ना, साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी। 2023 का क्वेश्चन पेपर और साथ में जो साइंस पेडागोजी के की पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं 120 रुपीज़ की पेमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस बार जो है वो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी चीज़ें तो खुद भी आप वीडियो से देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट में सब चीज़ें मिलेंगी। 21-22 क्वेश्चन, 22-23 क्वेश्चन, 2023 का पेपर सॉल्यूशन जो है वो हम आज करेंगे। इसको हम अच्छे से आज देखेंगे कि 2023 में कैसा क्वेश्चंस बने, कैसा पेपर है, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पेपर जो है वो आपका कैसा बन रहा है जब ऑफलाइन में वो आ रहा है। टॉपिक वाइज सीरीज जो है वो आप ज़रूर देखें, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस बार जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिस सेट पर। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी जिसमें मैं NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें 9th के भी थोड़ा सा लेकर 10th के भी छोटे छोटे, जैसे तो फूड चैप्टर है तो फूड चैप्टर से क्या 9th और 10th में भी क्वेश्चन जो है नॉर्मल से क्वेश्चन वो मैं वहाँ से पिक करूँगी। तो प्रैक्टिस सेट जो है वो हम इस बार जो है वो ज़्यादा करेंगे और उनके थ्रू ही मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगी, क्योंकि थ्योरी व्योरी सब चीज़ें जो है वो आपके पास पहले से ही हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो है वो हम करेंगे कंटिन्यूटी से।
वीक में 3 या 4 प्रैक्टिस सेट आपके आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है, लेकिन मैं वहाँ पर अब जो है अपना काम जो है वहाँ पर शुरू करूँगी और आपको पूरा जो है साइंस की तैयारी कराने की कोशिश करूँगी। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में तो सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं, अगर आप नोट्स प्रीवियस ईयर ये सारी चीज़ें ले लेते हैं और प्लेलिस्ट से सारी चीज़ें देख लेते हैं, तब भी आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेशन तो हम सेट जो है वो तो हम करेंगे। देखिए आज की क्लास में हम जो अगस्त 2023 में आपका पेपर हुआ था वो डिटेल में देखेंगे। इसको डिटेल में आप देखते हैं तो आपको 1-2 नंबर यहाँ से पक्के करते हैं और आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कि आपको बहुत ज़्यादा 9-10 पढ़ना है, नहीं, 2-3 क्वेश्चन के लिए आप 9-10 नहीं पढ़ेंगे, 6-7-8 को बहुत डीपली पढ़ना है, प्रीवियस ईयर सारे करने हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। प्रैक्टिस सेट जो मैं कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, साथ में जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है वो आप करके जाइएगा। सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा स्कोर जो है साइंस में करने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा 9-10 की तरफ नहीं बढ़ना है, जो 6-7-8 है उसी में थोड़ा सा एडवांसमेंट जो है वो प्रैक्टिस सेट से मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका सॉइल चैप्टर से बना था और इसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। जब सॉइल चैप्टर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो वहाँ आप 3 टाइप की सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, क्लेट सॉइल होती है, एक लोमी होती है और एक आपकी जो है सैंडी सॉइल होती है। क्लेट सॉइल को हिंदी में चिकनी मृदा बोलते हैं, लोमी को दुमटी मृदा बोलते हैं। तो इन्हीं के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बना। बाकी हम वहाँ पर चैप्टर में पर्कुलेशन रेट, आंतस्त्रावण दर के बारे में भी पढ़ते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो वो चैप्टर आप नोट्स में जाएंगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। क्लेट सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल, यही यहाँ पर गलत है, यही यहाँ पर आपका आंसर था, ये गलत है, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोमी सॉइल जो होती है उसके अंदर क्ले भी आती है और सैंड भी आती है। ये मिक्सचर होती है किसका? क्ले और सैंड का। आपकी जो दुमटी मृदा होती है, ये चिकनी मृदा और जो बालू होती है दोनों का ही मिक्सचर होती है, जिस वजह से ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। और जो गेहूं वगैरह होते हैं, वीट वगैरह होते हैं, उनको उगाने के लिए हम लोमी सॉइल का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि क्लेट सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पर जो लोमी सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, सही दे रखे हैं। क्लेट सॉइल ज़्यादा एरिएटेड होती है देन लोमी से, दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा जो होती है वो अधिक सुवातित होती है। मतलब उसमें गैप ज़्यादा होता है, हवा का आदान प्रदान जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। कायदे में तो ये भी गलत होना चाहिए, लेकिन सीटेट वालों ने ऑप्शन नंबर 1 को गलत माना, तो हमें उसी के साथ जाना होगा। क्योंकि क्लेट सॉइल में भी जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो एरिएशन तो वहाँ कम होता है, हवा का आदान प्रदान कम होता है। लेकिन इन्होंने बोला बेटर एरिएशन है लोमी से, इसको सही माना, तो हमें भी सही मानना ही होगा। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है, पानी को रोकने की क्षमता जो होती है, वो क्लेट सॉइल में सबसे अच्छी होती है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है, कण जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से पानी उनमें आसानी से निकल नहीं पाता। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो आपकी चिकनी मृदा है, क्लेट सॉइल है, उसकी ज़्यादा होती है, ये बात सही है, यही यहाँ पर लिखी है। उसके बाद जो पार्टिकल का साइज़ होता है, चिकनी मृदा के जो कण होते हैं वो स्मॉलर होते हैं लोमी सॉइल से, क्योंकि लोमी सॉइल में क्ले के साथ साथ सैंड भी आ जाती है। इसी वजह से जो पार्टिकल का साइज़ है वो क्लेट सॉइल का, जो चिकनी मृदा होती है उनमें उनका छोटा होता है, और यही बात यहाँ पर लिखी है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है और वही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। नोट्स के बारे में पूरा आपको मैंने अच्छे से बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका कंबस्शन और फ्लेम वाला चैप्टर है। वहाँ पर साइड में बॉक्स में इस तरह से लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, और वहीं से ये क्वेश्चन आपका बना दिया उठा के। अब जब आप नोट्स लेंगे तो उसमें पूरा ये मैंने अच्छे से ऐड किया है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए ये जो साइड में बॉक्सेस दिए होते हैं, ये क्या होती है, ये होती है आपकी एक्सटेंडेड लर्निंग। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बना था पेडागोजी में, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ। ये क्या है, एक्सटेंडेड लर्निंग, जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है, सोचने की क्षमता है, वो बढ़ सके। बच्चे चीज़ों को और एक्स्ट्रा नॉलेज से देखें और उनको वो जोड़ सकें अपने आप से। तो ये एक्सटेंडेड लर्निंग होती है, जो साइड बॉक्सेज में चीज़ें एक्स्ट्रा में दी होती हैं। तो उसी से उठाकर ये क्वेश्चन बना, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स, निम्न में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कांच का जो चूर्ण होता है और जो लाल फॉस्फोरस होता है वो वहाँ पर विद्यमान होते हैं। अब एनसीईआरटी के बॉक्स में लिखा क्या है, अब देखिए पहले तो क्वेश्चन ये बना था कि उसके निघर्षण पृष्ठ पर क्या क्या होता है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जो मैच होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है हेड ऑफ द सेफ्टी मैच, जो मैच बॉक्स है उसका जो हेड होता है उसमें क्या क्या होते हैं। उसमें देखिए आपका एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटाशियम क्लोरेट होते हैं। लेकिन जो रबिंग सरफेस होता है उस पर क्या होता है, देखिए पाउडर्ड ग्लास होता है और रेड फॉस्फोरस होता है।
होता है। तो क्वेश्चन ये वाले पॉइंट से बना था, रबिंग सरफेस से, तो वहाँ पर आपका आंसर हो गया क्या, ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस। अब बन सकता है कि वहाँ पर जो उसका हेड है, हेड पर क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे हेड पर क्या होता है आपका एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटाशियम क्लोरेट जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बाकी सारी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई होती हैं। व्हेन द मैच इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जो रबिंग सरफेस है, जो आपका ग्लास पाउडर और फॉस्फोरस है, और जो आपकी माचिस के ऊपर ये वाला है जो आपका पोटाशियम क्लोरेट है, जब ये दोनों एक साथ रब करे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब मैक्स बॉक्स में हेड को उसके रबिंग सरफेस से स्टक करा जाता है तो बताइए रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो व्हाइट फॉस्फोरस में बदल जाती है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोरेट। तो ये क्या होता है, जब व्हाइट फॉस्फोरस बनता है तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटाशियम क्लोरेट के साथ, और यहाँ पर जो है आपकी कंबस्टन जो है वो स्टार्ट वहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह का पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है और वहीं से क्वेश्चन बना था आपका, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है। ग्लैंड से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा। खाली प्रीवियस ईयर भी आप देख लेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर में भी ग्लैंड्स के सारे क्वेश्चन कवर हैं, वहीं से उठाकर ये क्वेश्चन भी बना था। ए और बी सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। ए और बी अपने हार्मोन को तब स्रावित करते हैं जब उन्हें डैश ग्रंथि से आदेश प्राप्त होता है। देखिए जो ऑर्डर मिलता है वो हमारे मस्तिष्क से मिलता है, और मस्तिष्क में हमारे जो मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, प्यूज ग्रंथि होती है। तो वो ऑर्डर देती है, और जब वो ऑर्डर देती है तो बहुत सी जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, तब अपने हार्मोन जो है वहाँ पर सीक्रेट करते हैं जब उनको ऑर्डर मिलता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर होगा सी। तो सी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देता है, पीयूष ग्रंथि ऑर्डर देती है, तो ए और बी थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे गले में होता है, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ये हमारी किडनी के ऊपर होते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं उस समय क्या होते हैं, अपने हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जब इन्हें ऑर्डर मिलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसे एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, जो सुख दुख वाले हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस रिलीफ है ना, गुस्सा वगैरह आता है, तो वो माइंड से ही हो रहा है, माइंड से ऑर्डर आया तो उसी तरह से आपका हार्मोन जो है वहाँ पर सीक्रेट होते हैं। तो थायराइड, एड्रिनल और पीयूष ग्रंथि जो है यहाँ पर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 की यहाँ पर जो है वो बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रीवियस ईयर से उठाकर क्वेश्चन लिया गया था। तो जिन बच्चों ने सारे प्रीवियस ईयर देखे थे उनका आंसर सही होगा, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिनहोल कैमरा इज रियल। पिनहोल कैमरा जो सूची छिद्र कैमरा होता है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, दूसरा बॉक्स फंसाते हैं, उस बॉक्स में काट कर क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर लगाते हैं। तो वो पिनहोल कैमरा का कॉन्सेप्ट हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। तो 6, 7, 8 की बुक से ही ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इस तथ्य के उपयुक्त व्याख्यान करता है। जो पिनहोल कैमरा है, सूची छिद्र कैमरा होता है, आपको पता है जो में इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका रियल होता है। क्यों? क्योंकि उसे हम एक ट्रेसिंग पेपर पर प्राप्त कर पाते हैं। 2 तरह की इमेज होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल को हम ट्रेसिंग पेपर पर प्राप्त कर लेते हैं, वर्चुअल जो है वो हमेशा स्क्रीन के पीछे रहती है। तो रियल बनती है, इसमें जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। साथ में क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट का कलर होता है वैसी ही इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट कलरफुल है तो इमेज भी कलरफुल बनती है, और ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है तो इमेज भी ब्लैक एंड वाइट बनती है। इमेज कैसी बनती है, बाहर जो प्रतिबिंब है वो बड़ा, जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, तो जो पीछे इमेज बन रही है ट्रेसिंग पेपर पर वो छोटी बनती है। तो ये सारे और एक्स्ट्रा में पॉइंट हैं जो आपको पिनहोल के बारे में याद रखने होंगे, सूची क्षेत्र के बारे में, कि इसमें जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है। साथ में इमेज जो होती है वो डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है, और साथ में कलरफुल होगी या ब्लैक एंड व्हाइट होगी, डिपेंड करेगा कैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है पिनहोल कैमरा, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ये वर्क करता है किस पर, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ये काम करता है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। पिनहोल कैमरा उसी कॉन्सेप्ट पर जो है आपका वर्क करता है। प्रीवियस ईयर में पहले भी ये क्वेश्चन बना था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल वाले चैप्टर जो है वहाँ पर शायद आपको ये मिलेगा, पूरा एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, पूरा एज इट इज़ वहाँ से उठाकर क्वेश्चन बना है। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, और 2021-22 के प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन बने थे, तो प्रीवियस ईयर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों को बताना है हमें। जो देखिए 2 तरह के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं आपका यूनिसेक्सुअल, एक होते हैं आपके बाइसेक्सुअल।
तो यहाँ पर जो बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके मस्टर्ड, रोज़ और पेटूनिया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। बाकी कुकुम्बर की बात करूँ तो ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये कुकुम्बर जो है यूनिसेक्सुअल में आता है आपका। तो यहाँ पर हमसे बायसेक्सुअल फ्लावर पूछा था, द्विलिंगी पुष्प के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। एनसीईआरटी में जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उनको आप देखिएगा ज़रूर, वहाँ से आप ये करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार बने कि स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बनते हुए आए थे। अब उन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में करते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पर बना। असर्शन यहाँ पर दी क्या, स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो हमारा आमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। बिल्कुल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है, ये बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, उसको उसमें जो है ये मदद करता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है, तो वहाँ पर ये उसको जो ब्रेक डाउन करने में भोजन की मदद करता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको चाहिए होता है क्या, एसिडिक मीडियम टू एक्ट। जो पाचन रसों को क्रिया करने के लिए जो अम्लीय माध्यम है उसकी आवश्यकता होती है, और इसी वजह से जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उत्पन्न करता है ताकि जो ब्रेक डाउन है वो वहाँ पर भोजन का हो सके। तो दोनों यहाँ पर सही हैं, और रीजन जो है वो उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों ट्रू हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन यौगीकरण के आप क्या समझते हैं वो हमें बताना है। प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के क्वेश्चन बने थे, तो उसी से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाकर लिया गया। बहुत बार मैंने आपको बताया भी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन होना। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्लांट जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। पहले क्या होता है, लाइटनिंग के माध्यम से वो सॉइल तक जाती है, सॉइल में जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो उसका कन्वर्जन कराते हैं, फिर उसको प्लांट लेते हैं, प्लांट को एनिमल खा लेते हैं, एनिमल से वो निकलती है। इस तरह से पूरा एक चक्र चलता है जिसमें जो नाइट्रोजन लेते हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो पूरा एक चक्र होता है। उसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो आपका टर्म आता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का होता है टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडल नाइट्रोजन का जो रूपांतरण होता है वही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कि नाइट्रोजन को लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यूज़ के लिए अच्छे से यूज़ कर सके, उसका प्रयोग कर सकें, वो क्या है, वो आपका नाइट्रोजन यौगीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। बाकी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है पहले अमोनिया में, अमोनिया से वो नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों ने पहला ऑप्शन भी टिक किया था जो कि गलत था, मैंने पहले ही बताया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही होगा। आप याद रखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, नोट्स में इस बार मैंने इसको अच्छे से ऐड भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लास 7th में हम पढ़ते हैं, यहीं पर मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेरी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर और जो बाहर का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेगुलेट अपने आप को नहीं कर पा रही तो वो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड के अंदर आ जाएंगे। जिसमें बेसिकली आपके क्या आते हैं, जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल हो गए आपके, और क्या होते हैं आपके जो इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, जो फिश हो गए, वो सारे क्या होते हैं इसके अंदर ही आते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने आप को, अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसके साथ रेगुलेट नहीं कर पाते, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो अपने आप को, अपनी इंटरनल बॉडी को बाहर के टेम्परेचर से रेगुलेट कर पाते हैं वो आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। और वार्म ब्लडेड में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, आपके जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, उसमें जो बर्ड्स होती हैं वो किस में आ जाती हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स और मैमल्स। अब मैमल में मैंने देखिए फिश बोला, फिश क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन मैमल की बात करूंगी तो डॉल्फिन आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जो डॉल्फिन होती है वो मैमल में काउंट होती है, तो मैमल, तो डॉल्फिन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो डॉल्फिन आपकी कोल्ड ब्लडेड नहीं है, डॉल्फिन आपकी वार्म ब्लडेड होगी, क्योंकि वो मैमल में आती है। तो मैमल और बर्ड्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से क्या करते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड पूछ रहा था, रेप्टाइल, इंसेक्ट वगैरह सारे उसमें आ जाएंगे। तो स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच यहाँ पर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो था वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या है, ये आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बना है, यहाँ पर इतना भी हाई लेवल नहीं था। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, स्थिर ऊर्जा के बारे में पता होगा तो वहाँ पर आप कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी ताकि अगर आगे बन जाए तो कोई दिक्कत आपको ना हो।
एट विच ऑफ द फ्लोइंग पोजिशन डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, निम्न में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थिज ऊर्जा होगी। देखिए जैसे आपने धनुष को देखा होगा, उसमें जब हम तीर लगाते हैं तो हम पहले उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए इससे पहले 21-22 में क्वेश्चन बनते रहते कि एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर किस तरह से एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन बने थे। अब उसी को रिलेट करते हुए क्वेश्चन और बना दिया इन्होंने। एक फीदर है, एक पंख है 15 ग्राम का, जिसको ऊपर से हाइट पर फेंका जाता है और इसकी वेलोसिटी जो इसका वेग है एक समान त्वरण है, सॉरी एक समान वेग है, तो नेट फोर्स इस पर जो बल है वो कितना कार्य कर रहा होगा। अब देखिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। अब मैंने फोर्स का फॉर्मूला आपको बहुत बताया है, मास इंटू एसिलेरेशन, त्वरण होता है। त्वरण यहाँ पर mg की फॉर्म में आ जाएगा, अभी उसको छोड़िए। तो एसिलेरेशन होता है, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी में यहाँ कोई चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर 10 है तो फिर 10 है और 10 को 10 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से त्वरण जो एसिलेरेशन है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब जब एसिलेरेशन 0 हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एसिलेरेशन। त्वरण यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो नेट फोर्स है वो यहाँ पर क्या होगा? वो आपका 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप याद रखेंगे। अब आपको अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग एक समान है, तो वहाँ पर जो त्वरण है, एसिलेरेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि त्वरण एसिलेरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वैसे वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से एसिलेरेशन 0 है और वहाँ पर जो फोर्स है वो भी आपकी 0 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सेलेक्ट द सेट करेक्टली मैच विद द वेस्ट गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में अवशिष्ट दिए हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन था, आपको अपने दिमाग से करना था। और उनके जो अपघटन है, डिकम्पोज होने का जो समय है वो कॉलम बी में दिया है, इनसे उनकी मैचिंग करनी है। अब आपको पता ही है जो प्लास्टिक बॉटल होती है उसको सालों साल लग जाते हैं आपके डिकम्पोज होने में, अपघटन होने में। तो ए का मिलान तो पक्का 5th से होगा, सेवरल ईयर, अनेक वर्ष वहाँ पर लगेंगे, जो कि हमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो आंसर या तो आपका फर्स्ट है या यहाँ पर फोर्थ है। अब देखिए जो बनाना पील है, आपने देखा होगा सब्जी और फलों के जो कचरे हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं वो सबसे जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सबसे जल्दी अपघटित हो जाते हैं।
तो यहाँ पर सबसे कम टाइम का जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो डी का मिलान सेकंड से होगा 1 या 2 सप्ताह, और डी का मिलान सेकंड हमें फोर्थ ऑप्शन में तो दे नहीं रखा, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है। तो इससे हम अपने आंसर पर आ गए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ऑफिशियल आंसर था। तो देखिए प्लास्टिक बॉटल को अपघटन होने में बहुत समय लगेगा, जो आपका बनाना पील है उसको सबसे कम लगेगा। तो डी का मिलान सेकंड से हो गया, ए का मिलान फिफ्थ से हो गया। तो बी का मिलान हम यहाँ से ऑटोमेटिक पहुँच गए कि जो सिल्क का स्कार्फ होता है, रेशमी रुमाल होता है, उसको अपघटित होने में कम से कम कितना समय लग जाएगा, 4 वर्ष जो है वहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद कॉटन की शर्ट की बात करी जाए, कॉटन की शर्ट को अपघटन होने में 2 से 5 महीने लग जाएंगे। पेपर को अपघटन होने में 10 से 30 दिन जो है वहाँ पर लग सकते हैं। तो ई का मिलान किससे हो गया, थर्ड से हो गया। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन बने हैं। आपका सेल से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर जाएंगे। बाकी नोट्स में तो ये सब लिखा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज और आर करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है, ये हमको बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। देखिए अब अगर मैं अंडे की बात करूँ, मुर्गी का अंडा हो गया, शतरमुर्ग का अंडा हो गया, तो ये इनके जो अंडे होते हैं वो सिंगल सेल ही होते हैं और इन्हें तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं और हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो ये तो गलत है। अब हमसे पूछा था कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ये तो सही नहीं है। सब में सेल वॉल होती है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो एनिमल सेल, हमारी बॉडी में कौन से सेल कोशिकाएँ होती हैं, एनिमल सेल होते हैं। हम भी क्या होते हैं, जंतु कोशिका के अंदर आते हैं और हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। और ये कह रहा है सबके अंदर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो ये भी गलत। ए भी गलत, बी भी गलत, हमें सही वाले बताने हैं। तो ए बी यहाँ पर गलत हैं, तो ये सारे ऑप्शन हो गए बाहर। ऑप्शन नंबर सेकंड, सीधे हम अपने आंसर पर आ गए। ओनली डी, ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, सभी में कोशिका झिल्ली होती है, चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, सभी में सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सब में नहीं होती, कोई केंद्रीय झिल्ली जो है वो सब में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ओनली डी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और इस बार मैंने पूरा अच्छे से आपका एलिमेंट ऐड कर दिया है नोट्स में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, पूरा उनको कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स में ऐड कर दी हैं, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, आपका एक एलिमेंट है, आपका एक तत्व है, कोई भी तत्व हो सकता है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 27 है, और उसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो 13। अब इसे देखकर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि बहुत 9-10 का हाई लेवल क्वेश्चन है, कुछ भी हाई लेवल नहीं है, ध्यान से समझिएगा बस। तो हमें इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो यहाँ पर बतानी है। अब देखिए कोई भी तत्व होता है उसमें जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो आपका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, वो आपका एटम कहलाता है। अब ये जो परमाणु होता है, ये जो एटम होता है, इसमें सेंटर में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, निगेटिव चार्ज जो होते हैं, वो इर्द गिर्द क्या होते हैं, इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात समझ लीजिए। एटम है, एक परमाणु है, परमाणु के सेंटर में क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर जो इर्द गिर्द शेल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब किसी भी तत्व का अगर आपको परमाणु एटॉमिक मास दे रखा है, उसका द्रव्यमान दे रखा है, तो वो द्रव्यमान बेसिकली है क्या, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर, वो बेसिकली क्या है, वो आपका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो मिक्सचर है वो क्या है, वो आपका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अगर आपको 13 दे दिया उसका, तो याद रखेंगे जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर अगर हमको 13 दे रखा है, तो उस तत्व का, उस एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, याद रखेंगे वो भी हम 13 ही लेंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन आपके 13 थे, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 13 हो गए। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर हमसे न्यूट्रॉन भी पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था सेंटर में होता है आपका क्या, न्यूक्लियस केंद्रक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो मिलकर क्या है, उस वही आपका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है। तो पूरा टोटल परमाणु द्रव्यमान हमको यहाँ पर 27 दे रखा है। अब इस 27 में से मुझे प्रोटॉन की संख्या पता है कितनी है, 13 है। अगर 27 में प्रोटॉन 13 है तो बचे हुए क्या है, इसमें सीधी सी बात है वो न्यूट्रॉन है। तो 27 में से अगर मैं 13 माइनस कर लूँगी
लूँगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 14 निकल कर आ जाएगा। तो 14 अब मुझे पता चल गए क्या है, वो मेरे न्यूट्रॉन है। क्लियर। तो न्यूट्रॉन मेरे यहाँ पर है 14, प्रोटॉन है मेरे यहाँ पर 13 और इलेक्ट्रॉन भी मेरे 13 होते हैं अगर यहाँ पर +3 नहीं होता। देखिए +3 का मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर छोड़ दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे। मतलब 13 की जगह कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे, 13 रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 जो है यहाँ पर लूज हो गए। 3 प्लस का मतलब क्या है, 3 यहाँ पर लूज हो गए, 3 लूज हो गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर कितने हैं जो है वो आपके 10 हो गए। पहले 13 ही होते लेकिन 3 लूज होने की वजह से 10 हो गए। और आपको न्यूट्रॉन तो पता ही है, प्रोटॉन में से टोटल माइनस कर देंगे 27 को तो वो आपके न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। तो ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यहाँ पर हमें सही कथन बताना था। अभी कथन हमको यहाँ पर दिया, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि पूरी तरह से गलत है। विद्युत धारा जो होती है वो आपकी सदिश नहीं अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। भले ही चाहे इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती है, तब भी ये सदिश ना होकर कैसी राशि होती है, ये आपकी अदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही है। ए यहाँ पर जो है पूरी तरह से गलत दे रखा है, परंतु आर जो है वो यहाँ पर हमारा सही है। दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। भले ही चाहे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्यों ना हो, फिर भी वो क्या है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आंसर होगा, वो सदिश ना होकर अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये प्रीवियस ईयर से ही उठाकर रिपीट क्वेश्चन आपका ले लिया गया। ठीक है। डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड ABCD आर गिवन बिलो। 4 द्रव्यमान हैं ABCD, उनका घनत्व हमको यहाँ पर दिया है लिक्विड ABCD, जिसकी डेंसिटी यहाँ पर ये लिखी हुई है। इनकी सूचना के आधार पर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जो बच्चे करके गया होगा उसने इस क्वेश्चन को ईजिली कर लिया होगा। अब लिक्विड A है, उसकी डेंसिटी है 785। ठीक। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लोट करता है लिक्विड A में, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो ए में तैर रहा है। अब ए की डेंसिटी कितनी है, 785। तो सीधी सी बात है, जो ऑब्जेक्ट उसमें तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी इससे कम होगी। उसका घनत्व जो है, घनत्व डेंसिटी क्या होती है, मास पर डिपेंड करती है। इसका मतलब उसका घनत्व, उसका जो मास है वो कम है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ए में फ्लोट कर रहा है। अब अगर ए की डेंसिटी 785 है, सीधी सी बात है जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी, उसका जो घनत्व है वो 785 से कम होगा। तो इसमें लिखा है जो ऑब्जेक्ट ए में फ्लोट कर रहा है वो मे और मे नॉट बी फ्लोट इन लिक्विड बी, वो बी में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता। जबकि बी की डेंसिटी कितनी दी है, हमको 820 दी है। कितनी दी है, 820 दी है। और ए की डेंसिटी कितनी थी, 785 थी। और जो ऑब्जेक्ट था वो अगर इसमें तैर रहा था, मतलब उसकी डेंसिटी 785 से कम थी, मतलब मैं मान लूँ 780 ही थी, तो डेंसिटी तो कम थी ना, तभी तो वो क्या कर रहा था, लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा था। सीधी सी बात है, जब उसकी डेंसिटी इससे कम होगी तो वो हमेशा, जो बी है, बी की डेंसिटी, बी का घनत्व तो कितना है पानी का, 820 है, और इसका घनत्व तो 780 785 से हमेशा कम ही रहना है। तो सीधी सी बात है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा बी में तैरेगा ही। ये नहीं कह सकते वो तैरेगा या नहीं तैरेगा, वो हमेशा ही तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमेशा 785 से कम है, तो वो तो तैरेगा ही। तो इस वजह से ये ऑप्शन तो हो गया गलत और हमसे सही पूछा था। अब क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो सी में फ्लोट करता है। अब सी में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी 924 से कम है। 924 से कम है, तो मैंने मान लिया 900 है सपोज, उसकी डेंसिटी तो कम हो गई। तभी तो वो क्या कर रहा है, सी में जो है फ्लोट कर रहा है, क्योंकि उसका मास कम है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वो सी में फ्लोट कर रहा है। मे और मे नॉट भी फ्लोट इन लिक्विड ए, तो वो लिक्विड ए में फ्लोट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर मैं उसकी डेंसिटी को 900 मानती हूँ तो इस केस में ये लिक्विड ए में फ्लोट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी है तो ये डूब जाएगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है 900 हो, 900 से भी कम भी हो सकती है, हो सकता है 600 हो। 600 होगी तब भी क्या होगा, सी में तो वो हमेशा फ्लोट करेगा ही करेगा, इस केस में वो ए में भी फ्लोट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सी में फ्लोट कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि ए में भी करे, या कर भी नहीं सकता, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया होगा वो यहाँ पर सही होगा। देखिए बाकी आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज सीरीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पर मैंने सब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए हैं, उनको ज़रूर देखें वीडियो में। सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। उनको अच्छे से पढ़ लें, उनको अच्छे से कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन देयर ओन डीएनए, निम्न किन कोशिकाओं में स्वयं का डीएनए अंतविष्ट होता है, ये हमें बताना है। तो जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस होता है, इन तीनों में क्या होता है, स्वयं का डीएनए जो है वो उनमें अंतविष्ट होता है। तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 जो बना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर से उठाकर ही क्वेश्चन लिया, बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है और अच्छे से मैंने समझाया भी था। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन होता है, जो स्पर्म होता है, जो मेल सेल होता है फ्रॉम द फादर, द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म क्या, वो क्या बनाते हैं मिलके, देखिए मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जो होता है वो जब फ्यूज होते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, वो युग्मन जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट के बाद क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है आगे चल के ये सिंगल सेल ही होता है, याद रखेंगे। जो जाइगोट होता है जो फ्यूजन से बना है, जाइगोट ये सिंगल सेल होता है। तो ये फीमेल की फिलोपाइन ट्यूब जो होती है उसमें होते हुए गुजरता है और वहाँ पर ये अपने आप को डबल करता चला जाता है और वहाँ पर ये फिर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। तो पहले ये विच डिवाइडेड रैपिडली, देखिए अब ये रैपिडली डिवाइड करता रहता है और बोल्स ऑफ सेल जो है वहाँ पर हम कोशिकाओं के गोलों में जो है ये बदल जाता है टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू, ताकि अलग अलग जो अंग है ऊतक जो है वहाँ पर वो बन सके। तो यहाँ पर जाइगोट से आपका क्या होगा, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम इसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड एक्स। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या कहलाता है, ये एम्ब्रियो कहलाता है। और ये जाकर जो महिला होती हैं उनका जो क्या होता है, आपका गर्भाशय होता है उसमें जाकर जो है चिपक जाता है, जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है। जो कि यूट्रस होता है, जो फीमेल का गर्भाशय होता है, उसमें जाकर ये एम्ब्रियो जो है चिपक जाता है और वहीं पर ये क्या होता है, फिर वहाँ से पोषक तत्व लेता रहता है और ये वहाँ पर बढ़ता रहता है। द स्टेज ऑफ एक्स इन विच ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई, जहाँ पर जिस अवस्था में शरीर के सारे भाग वहाँ पर एम्ब्रियो के जो पहचाने जा सकते हैं, जब वो ग्रो कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका गर्भ कहलाता है, फीटस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका मोशन और टाइम वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना। वहाँ पर प्रीवियस ईयर 2021-22 में हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन थे स्ट्रेट लाइन वाला, तो वहीं से क्वेश्चन उठा लिया। जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखे थे वो इस क्वेश्चन को इजीली करके आए होंगे। डिस्टेंस, अब यहाँ पर पूछा गया था कि किस में स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा ग्राफ जो है वो किस किस में बनेगा, सही विकल्प यहाँ पर चयन करना था। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट मतलब सपोज बॉडी यहाँ पर है ना, ये है यहाँ पर ही है, पहले बॉडी यहाँ पर है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, बॉडी यहीं समय बढ़ता चला जा रहा है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन डिस्टेंस अब भी यही है, अब फिर भी यही है। 2 घंटे बाद भी 2 किलोमीटर पर ये ऑब्जेक्ट, 3 घंटे बाद भी 2 किलोमीटर पर, 4 घंटे बाद भी। तो उस केस में इस तरह वाली स्ट्रेट लाइन बन जाती है जो कि पैरेलल होती है किसके, टाइम एक्सिस के। तो स्ट्रेट लाइन बन गई इस तरह से, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक बॉडी जो मूव कर रही है किससे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म। जैसे सपोज यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है और यहाँ पर टाइम है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो पहले ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर था, फिर 10 हो गया, फिर 15 पर आ गया, फिर 20 पर आ गया। तो देखिए एक्सीलरेशन 5 से 10 हुआ तो त्वरण में 5 का अंतर, फिर अगली बार 10 से 15 हुआ, फिर से त्वरण जो एक्सीलरेशन है उसमें 5 का अंतर, फिर 15 से 20 हुआ, फिर से एक्सीलरेशन जो त्वरण है उसमें 5 का अंतर। तो जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वो भी क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म ही रह रहा है। तो उस केस में यहाँ पर बिंदु बना, फिर अगले केस में यहाँ पर बना, फिर अगले केस में यहाँ पर बना, फिर अगले केस में यहाँ पर बना। तो ऐसे भी यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ही बन गई। तो इस तरह वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनी, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनी, इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है, बताया था अच्छे से। तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। सी में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए बाहर। डी को देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी यहाँ पर सही होगा। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, वेलोसिटी यहीं पर है, मतलब यही है। तो इसमें भी इस तरह वाली स्ट्रेट लाइन जो है हमें देखने को मिल जाएगी जो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। तो ए बी डी केस में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बाकी सी केस में नहीं बनेगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो थ्योरी का पूछा गया था, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन बना, विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन बना। हर बार विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन आपके आए हैं जब आप चैप्टर पढ़ते हैं
केमिस्ट्री के सेक्शन में मेटल और नॉन मेटल में, तो वहाँ पर आप विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा धातु किसी धातु को जो किसी मिक्सचर में पड़ा होता है, किसी विलियन में सॉल्यूशन में पड़ा होता है, कब वो उसको वहाँ से निकाल देता है। अब देखिए, अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए, आपको पूरी अच्छे से पहले भी समझाइए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो आपकी पूरी होती है। जितने भी एल्युमिनियम वगैरह होते हैं जो आते हैं यम वाले, ये ऊपर होते हैं और बाकी सब नीचे होते हैं। तो अब देखिए, जो सिंगल मेटल है सॉल्यूशन में पड़े मेटल को, अब सिंगल मेटल यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है, और सॉल्यूशन में जो मेटल पड़ा है वो है कॉपर। तो जो सिंगल मेटल होता है वो सॉल्यूशन में पड़े मेटल को तभी निकाल पाता है जब वो खुद बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी और ये सॉल्यूशन में पड़े कॉपर को निकाल देगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पर कम रिएक्टिव, और यहाँ पर यही पूछा है कि कहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगी, तो इसमें तो अभिक्रिया हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो सिंगल आयरन है इस सॉल्यूशन में पड़े लेड, क्योंकि लेड कम रिएक्टिव होता है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी और ये सॉल्यूशन में से जो लेड है उसको निकाल देगा, तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो गई। सेम ऐसी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो जिंक है, अगर मैं जिंक की बात करूँ तो देखिए ये जो सॉल्यूशन में पड़ा कैल्शियम है, अब ये यहाँ पर इसको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जिंक। किसके कंपैरिजन में, जिंक के कंपैरिजन में, क्योंकि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखते हैं कैल्शियम ऊपर होता है। अब ये सिंगल मेटल जो जिंक है वो यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ज़्यादा रिएक्टिव ना होने की वजह से ये सॉल्यूशन में से कैल्शियम को निकाल ही नहीं पाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं। और यहाँ पर यही पूछ रखा था कि किस में रिएक्शन नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 में रिएक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, बाकी सब में रिएक्शन होगी। तो इस तरह से ये आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे जो बने थे, क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बने थे। देखिए, अब पहला क्वेश्चन जो पेडागोजी का बना, देखिए वो एक्सटेंडेड लर्निंग से ही बना, जो भी मैंने पीछे बताया था कि रेड बॉक्स में आपको दे रखा था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट पुस्तकों में दे रखे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। एक्सटेंडेड लर्निंग क्या है, मैंने आपको बता दिया, जो बुक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं कॉलम वगैरह में, तो वो विस्तारित अधिगम होता है, तो उसके विषय में वो क्यों दिया गया है, प्रस्तावित जो उसमें गतिविधियां होती हैं उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। दीज फॉर्म एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन। देखिए, ये बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए होती हैं, बच्चों को और एक्स्ट्रा चीज़ों से जोड़ने के लिए, जो उनका जैसे कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों को जान पाएँ, उनको पढ़ पाएँ, अपने आप को सोसाइटी समाज से जोड़ पाएँ, क्योंकि उसमें ऐसी कहानियाँ लिखी होती हैं कि पेपर का डिस्कवरी कैसे हुई, कि चाइना में ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे वो पीरियड, सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी चीज़ें उनमें लिखी होती हैं। तो बच्चे अपने आप को हिस्ट्री, सोसाइटी, एनवायरनमेंट से जोड़ पाएँ, इसलिए वो वहाँ पर एक्सटेंडेड लर्निंग होती है, बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वहाँ पर बढ़ पाए। तो बच्चों को बढ़ाने के लिए वो होती है, ना कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन में गलत ही पूछा था कि ये जो विस्तारित अधिगम दिया होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं वो बच्चों के मूल्यांकन के लिए नहीं होती, बच्चों को डेवलप करने के लिए होती हैं, बच्चों की अंदर के विकास, बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, बच्चों की सोच को विकसित करने के लिए होती है, ना कि उनके मूल्यांकन करने के लिए। तो पहला ऑप्शन ही वहाँ पर गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है, बिल्कुल दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू द चिल्ड्रन, की जो नॉलेज है और स्किल है उनको बढ़ाने के लिए उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बात सही है। सम ऑफ दीज रिक्वायर स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देयर ओन, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी लिखी होती हैं कि ये चीज़ें इकट्ठा करें, और फिर बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों को करते भी हैं, जो एक्टिविटी वहाँ पर लिखी हुई होती हैं, और उनसे क्या होता है, जब वो एक्टिविटी करते हैं तो खुद के निष्कर्ष जो हैं वो वहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, उनमें उन निष्कर्ष निकालने की उनको आवश्यकता होती है, उन चीज़ों में भी ये मदद करता है, ये बात भी सही है। सम ऑफ दीज एनहेंस चिल्ड्रन इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट, टीचर एंड सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती है बच्चे फिर वो टीचरों से पूछते हैं, शिक्षकों से पूछते हैं और समाज से पूछते हैं, तो उनसे वो कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेक्शन है वो जो है वहाँ पर बढ़ता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर सही है, पहला जो है वो यहाँ पर गलत है। अब देखिए, जो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पर जेड ऑप्शन जो है इन्होंने माना, सीटेट ने, मतलब ऑल, सारे के सारे जो बच्चे इन्होंने हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मान लिए। बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्डिनरली एम्प्लाइज इन द कंटेंट ऑफ कंटेस्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम। देखिए, विषय वस्तु वैधता क्या होती है, इसे ही हम कंटेंट वैलिडिटी को, जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे ना सारे 21-22 की जो मैंने सब कराए हैं, तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंटेंट वैलिडिटी को ही हम कॉग्निटिव वैलिडिटी बोलते हैं। कॉग्निटिव वैलिडिटी मतलब संज्ञानात्मक वैधता, और इसका मतलब ये होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो बच्चों की आयु के अनुरूप होना चाहिए। जो विषय वस्तु वैधता है वो बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए, वही आपकी क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पर
क्या नहीं दर्शा रहा है कंटेंट वैलिडिटी को, वो हमें बताना है। द कंटेंट इज़ अपडेटेड, अपडेटेड से कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होना चाहिए, नहीं, कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, बच्चों की आयु के अनुरूप होना चाहिए, वही आपकी कंटेंट वैलिडिटी होती है। कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत दे रखा है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था। और वैसे तो आंसर ऑप्शन 3 भी हो सकता था, ABC, बट इन्होंने क्या माना, चारों ऑप्शन यहाँ पर Z आंसर दिया था ऑफिशियल आंसर की में, मतलब चारों ही ऑप्शन को, ऑल ऑप्शन जो है यहाँ पर जिन बच्चों ने टिक किए होंगे, कोई भी ऑप्शन अगर टिक किया है तो उसको वहाँ पर उन्होंने सही माना, बेसिकली इस क्वेश्चन को हटा दिया। एक तरह से अगर हम कहें तो आप याद रखेंगे फिलहाल अब इतना कि कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक वैधता, और उसका क्या है, मस्तिष्क से जुड़ना। मस्तिष्क से जुड़ना मतलब जो विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, वो आयु के अनुरूप होना चाहिए, वही आपकी साइंस में क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी जो है वहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेडागोजी का। देखिए इस तरह के पेडागोजी में क्वेश्चन काफ़ी बनते रहे हैं साइंस में, जहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि टीचर एक एक्टिविटी कराती है या बच्चे एक्टिविटी करते हैं या बच्चे किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो बताइए बच्चे के अंदर कौन से स्किल जो है, कौन से प्रक्रिया कौशल जो है वो उसके अंदर डेवलप होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस स्किल या प्रक्रिया कौशल पर टीचर वहाँ पर फोकस करती है। जैसे उसमें बहुत सारे होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आता है, बच्चे साइंस में चीज़ों को देखते बहुत हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्रश्न भी उठाते हैं, मापन भी करते हैं, मेजरिंग भी करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेजर वगैरह कर रहे हैं, पूर्व अनुमान भी लगाते हैं, आपका और अनुमान भी लगाती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कुछ तरह के कौशल हैं जो बच्चों के अंदर। कम्युनिकेशन भी होता है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे बच्चे घर घर जाकर पूछते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो कम्युनिकेशन में जाता है, जहाँ पर हम बच्चों को ऐसी गतिविधियाँ कराती है समाज से संबंधित जो होती हैं। तो ये सारे प्रक्रिया कौशल हैं जो बच्चों के अंदर एक्टिविटी के माध्यम से टीचर जो है डेवलप करती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया, जब टीचर ने जीवों में जो श्वसन होता है उसको चैप्टर को पढ़ा दिया और अपने विद्यार्थियों के साथ क्या करती है, वो एक एक्टिविटी जो है वो अपने बच्चों के साथ करती है। 3 वहाँ पर वो टेस्ट ट्यूब जो है वहाँ पर लेती है और उनमें 3/4 जो पानी है, जल है, वो भर देती है और तीनों टेस्ट ट्यूब को नाम दे देती है ABC। एक टेस्ट ट्यूब में वो क्या करती है, स्नेल को डालती है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में वो प्लांट को डालती है और तीसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें प्लांट और स्नेल, जो घोंगा और प्लांट है, वो दोनों को डालती है। उसके बाद टीचर जो है बच्चों से पूछती है कि विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। शिक्षिका जो है विद्यार्थियों से पूछती है कि किस परखनीय में जो CO2 की सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा होगी, और इसके आधार पर हमें बताना है कि टीचर बच्चों के अंदर कौन से कौशल को विकास करने में जो है एम्फेसाइज कर रही है, फोकस कर रही है, बल दे रही है, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब टीचर ने बच्चों को पहले ही चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है और टीचर ने बताया होगा जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, तो सीधी सी बात है इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। जो एनिमल होते हैं, टीचर ने समझाया होगा, जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो सीधी सी बात है स्नेल जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो गया। अब इस केस में प्लांट और स्नेल दोनों हैं, तो इसमें भी इतना नहीं रहा होगा जितना टेस्ट ट्यूब ए में रहा होगा। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट ट्यूब ए में जो CO2 की सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा रही होगी। अब बच्चों ने ये चीज़ पढ़ ली है, ठीक है, तो पढ़ ली है और अब टीचर ने इतना ही पढ़ाया होगा, उसके बेसिस पर टीचर ने थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा। ये तो चीज़ों ने टीचर ने बता दी होगी, प्लांट क्या करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, ये टीचर ने बता दिया होगा। अब उसी को थोड़ा सा घुमा के पानी के अंदर डाल के टीचर ने क्वेश्चन पूछा, तो उस केस में बच्चे यहाँ पर क्या लगा करेंगे, तो उस केस में बच्चे यहाँ पर जो है क्या करेंगे, पूर्व अनुमान लगाएंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि अच्छा मैडम ऐसा भी तो हो सकता है, स्नेल जो है वो एनिमल के अंदर आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर निकालेगी तो उसमें सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पर देखिए मापन कुछ नहीं हो रहा, मेजरिंग हो रही होती है, जैसे टेम्परेचर मेजर कर रहे होते, टीचर बोलती कि हर बच्चे का टेम्परेचर मेजर करो, तो वो मापन हो जाता। प्रश्न यहाँ पर कुछ नहीं उठ रहा है, ठीक है, अनुमान भी यहाँ पर कुछ नहीं लगा कि अनुमान लगाना, अनुमान नहीं, यहाँ पर क्लियर स्थिति जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, अनुमान ना होकर क्या होगा, प्रिडिक्ट होगा, पूर्व अनुमान यहाँ पर बच्चे लगा रहे हैं कि CO2 की सांद्रता जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। ये ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन तो हर बार 2021-22 किसी भी शिफ्ट में बनता है, और जो आपको नोट्स हैं उसमें मैंने जो की पॉइंट्स दिए हैं उसमें भी स्पेशली लिखकर आपको पहले भी दिया था और आपके भी मिलेगा, जो बच्चे नोट्स लेंगे, कि जब भी क्वेश्चन में आ जाए क्या होगा यदि, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन बच्चे से पूछ रहे हैं कि अगर पृथ्वी ना रहे, अगर मून ना रहे, अगर ऐसा हो जाए, जो चीज़ नहीं है उसके बारे पर अगर हम बच्चे से पूछ रहे होते हैं और जहाँ पर मल्टीपल आंसर आ रहे होते हैं, वो आपका क्या होता है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड क्या होता है, जैसे मैंने पूछा इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, तो वो क्लोज एंडेड है। तो यहाँ पर व्हाट वुड हैपन सीधा सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा ओपन एंडेड है। व्हाट वुड हैपन इफ़ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेलुलोज,
क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा लेते। अगर मानव सेलुलोज को पचा लेते तो मानव भी क्या होते, प्लांट पौधे जो है वो खा रहे होते। प्लांट में सेलुलोज होता है, वो हम नहीं पचा पाते इसलिए हम उन्हें नहीं खाते। एनिमल में होता है वो उसको पचा लेते हैं। तो ये यहाँ पर बच्चे मल्टीपल आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio-scientific issues in the school science curriculum। अब socio-scientific जो समाज से संबंधित होते हैं, जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, समाज से संबंधित है, लोग ज़्यादा, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसमें समाज जुड़ा हुआ है, पानी को गंदा कर रहे हैं लोग, वाटर पॉल्यूशन, साइंस भी जुड़ी हुई है उसमें। तो सोशो-साइंटिफिक इशूज़ जो होते हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए साइंस के कैरिकुलम में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा उसमें वैलिड रीज़न नहीं है, हमें निगेटिव पॉइंट बताना है। हमें कौन सा बताना है, निगेटिव पॉइंट बताना है। हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस, बिल्कुल विज्ञान के प्रकृति के संबंध में समझ बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं सोसाइटी से रिलेटेड करते हुए साइंस के इश्यूज़ को समझते हैं। जैसे मैंने बताया वाटर पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं जो नेचर की प्रकृति के साथ उनका जो संबंध है उसको बढ़ाने में वो कहीं ना कहीं सहायता करता है। बिल्कुल सही है। डेवलप आर्ग्यूमेंटेशन स्किल, तर्क वितर्क करने का कौशल, क्योंकि कुछ बच्चा पॉजिटिव बोलेगा, कुछ बच्चा निगेटिव बोलेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, तर्क वितर्क कौशल जो है सोशो साइंटिफिक इश्यूज़ अगर हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं तर्क वितर्क जो है बच्चों के अंदर विकसित होता है, क्योंकि बच्चे आर्ग्यू करते हैं। कोई बच्चा कहेगा नहीं अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं चलाएंगे, मतलब कुछ तरह की इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे साक्ष्यों के साथ चीज़ों को लेकर आते हैं। जब भी हमें ऐसे इशूज़ आते हैं, आप जैसे डिबेट वगैरह देखी होंगी टीवी में आती हैं, तो वो साक्ष्य दिखाते हैं, देखो ये है, ऐसे है। तो साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता जो है कहीं ना कहीं वो ऐसे इशूज़ जब इंक्लूड करे जाते हैं कैरिकुलम में वो विकसित होती है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं। जिसको शामिल नहीं किया जा सकता वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हेल्पफुल इन अप्रिसिएटिंग साइंस एज अ डेफिनेटिव डिसिप्लिन, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायता होता है। ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटिव डिसिप्लिन की तरफ इशारा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, Which of the following is or are true about the curricular practice currently being followed in the school। बहुत ईजी क्वेश्चन ये बना था। कौन से स्कूल में वर्तमान पालन होने वाली पाठ्यचर्या जो संबंधित गतिविधियों के संबंध में सही है, ये हमको बताना है, सही विकल्प चयन करना है। साइंस और मैथ को एक साथ पढ़ाया जाता है इन एलिमेंट्री क्लासेस, प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह एक साथ एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल गलत, आपने देखा होगा बच्चों की मैथ की बुक अलग होती है, साइंस तो होता ही नहीं है, एनवायरनमेंट में वो पढ़ाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो भाई हो गया यहाँ पर गलत। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज साइंस इन आ सेकेंडरी क्लास। देखिए 10th क्लास तक ऐसा ही होता है। जब आप 5 सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं उसमें, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस एक साथ ही आता है। उसमें ऐसा नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ अलग अलग होती हैं, वो हमारी 11th से होती हैं, तो उनको एकीकृत रूप में ही पढ़ाया जाता है। तो बी हो गया हमारा पूरी तरह से सही, यही पाठ्यचर्या भी हमारी चल रही है, तो बी तो आएगा ऑप्शन में। साइंस और सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस। बिल्कुल, प्राइमरी क्लासेस में 1 to 5 में कोई साइंस की बुक नहीं होती, वहाँ पर ईवीएस होती है जिसमें साइंस और एसएसटी को एक साथ लेकर पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो बी और सी ये जो है करंटली हमारे यहाँ पर पाठ्यचर्या में चल रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर एंगेज इन एन एक्टिविटी इन विच दे आर मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन अ बीकर। एक समूह लिया गया जो गतिविधि का संकलन किया जा रहा है जिसमें वो बीकर में सामान्य नल का जो क्वथनांक तापमान है उसको माप रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असिस्ट देम ऑन दिस टास्क। निम्न में से कौन सा इस कार्य को उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतन नहीं है। अब देखिए ये तो हर बच्चे को पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल वाटर का वो 100 डिग्री होता है, वो तो वो मेजर करेंगे, लेकिन हम उसको आंकने का उपयुक्त तरीका क्या होगा कि वो किस तरह से एक्टिविटी करें, क्योंकि साइंस में ये मैटर नहीं करता रिजल्ट क्या आया, साइंस में ये मैटर करता है कि आपने प्रक्रिया को कैसे फॉलो करा। स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, लेकिन आपका तरीका क्या था। स्टेप बाय स्टेप साइंस में कुछ नहीं होता, लेकिन आपका तरीका क्या था। जैसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें गलत की, गलत करते हुए वो सही पर आ गए। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता गलत सही क्या है, यहाँ पर मैटर करता है आपकी प्रोसेस क्या है, आपने किस तरह से उसे किया। तो देखिए यहाँ पर किस बेसिस पर हम उन्हें आंकेंगे कि वो थर्मामीटर को सही से यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि उसकी दीवारों को तो नहीं छू रहा वो, क्योंकि दीवारों को छुएगा तो वो
फूट सकता है, तो ये चीज़ पर हम उनको आंकेंगे। क्या बच्चे लीस्ट काउंट को चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता चला टेम्परेचर पहले से ही चढ़ा हुआ है, थर्मामीटर के न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। यूज़र स्टैंड को यूज़ कर रहे हैं नहीं करें, ताकि थर्मामीटर जो है उस बीकर में सस्पेंड हो सके, लटक सके। तो इन तीनों के आधार पर हम बच्चे को आंकेंगे, क्योंकि बच्चा इनको अगर सही से करेगा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट सही निकल कर आ जाएगा। मेजर द बॉइलिंग पॉइंट एज 100 डिग्री, वो तो आना ही आना है, क्वथनांक तो 100 डिग्री आएगा ही आएगा, लेकिन उसने किस तरह से चीज़ों को किया उसके बेसिस पर हम उनको आंकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सुटेबल इंडिकेटर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirror in class 7th student? प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन लिया गया, वहाँ पर स्फेरिकल मिरर की जगह क्या लिखा था, प्लेन मिरर लिखा था, बस इतना अंतर इस क्वेश्चन में आ गया। कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब रचने की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। मैंने हमेशा बताया है, जब हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सबसे पहले हम उनसे क्या कराएंगे, या तो खुद से उनसे कोई एक्टिविटी कराएंगे, जो कुछ ऑब्जेक्ट उनको दे देंगे जिस पे हम बोलेंगे बच्चों ऐसा करके देखो, फिर वो उनके अंदर जो थोड़ा बहुत नॉलेज आती है उसी को हम एक्सपैंड करते हैं और उसी से हम उनको टॉपिक पर जो है वो ले जाते हैं। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्ले विद अ शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेज इन इट। बिल्कुल, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने और अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए वहाँ पर टीचर कहेगा, क्योंकि जो स्पून है वहाँ पर वो किसकी तरह काम कर रही है, स्फेरिकल मिरर जो होती है, जो गोलीय दर्पण है उसकी तरह वहाँ पर जो है वो काम करती है। तो यही सबसे अच्छा मेथड होगा जिसके माध्यम से टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट भी बता पाएगा, क्योंकि एक में बच्चे देखेंगे तो वो बड़े दिखेंगे, एक में देखेंगे तो वो छोटे दिखेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर देखिए, आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व देयर इमेज एट वेरियस पोजीशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब करता, जब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की जगह क्या लिखा होता, प्लेन मिरर लिखा होता, तो उस केस में सेकंड एक्टिविटी वाली सही हो जाती। लेकिन प्लेन मिरर समतल दर्पण के बारे में नहीं पूछ रहा, वो बच्चों के अंदर नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाहता। यहाँ पर उसे कौन सा कॉन्सेप्ट समझाना है, स्फेरिकल मिरर का। तो एक्टिविटी भी कैसी कराई जाएगी जिससे स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होगा। बाकी एक्सप्लेन करना, लोगों को एक्सप्लेनेशन एक अच्छा मेथड नहीं होता, सबसे पहले एक्टिविटी ही कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका पेडागोजी में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइज बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड। कौन सा इस कथन की परिलक्षित नहीं होता, अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, ट्रू टू द चाइल्ड होनी चाहिए, मतलब बच्चे ही सेंटर में होना चाहिए। ट्रू टू द लाइफ होनी चाहिए, बच्चों को समाज से जोड़ती भी होनी चाहिए। ट्रू टू द डिसिप्लिन होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दिया तो बच्चे ने चीटिंग कर ली, है ना। अब वो लेबोरेटरी में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सही से यूज़ नहीं कर रहे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो ट्रू टू द डिसिप्लिन है, वो तरह का डिसिप्लिन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या इंप्लाइज नहीं कर रहा है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट, वो हमें बताना है। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हर एनवायरनमेंट, ये हो गया ट्रू टू द लाइफ। विज्ञान शिक्षा को बच्चों और उनके आसपास के वातावरण के बीच में कड़ी बननी चाहिए। विज्ञान शिक्षा को जो बच्चे हैं और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच की एक कड़ी बननी चाहिए, तभी वो क्या है, ट्रू टू द लाइफ है, तभी वो क्या कर पाएंगे, विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में क्या कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ट्रू टू द लाइफ से मैच कर रहा है, ये तो इम्प्लाइज कर रहा है। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट इंक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। प्रोसेस ऑफ साइंस में मतलब क्या हो गया, बच्चा सेंटर में है, तो ये ट्रू टू द चाइल्ड हो गई। विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधित प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पर क्या है, ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे को ही फोकस में कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो गया। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है यहाँ पर, साइंस से डिसिप्लिन का मतलब कि बच्चों को स्कूल में डिसिप्लिन रहना है, तो यही यहाँ पर जो है इम्प्लाइज नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा यहाँ पर आंसर होगा। बाकी साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट। विज्ञान कक्ष विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो है आपका क्या है, विज्ञान में जो है ट्रू टू द डिसिप्लिन है। तो 4th पॉइंट भी सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड जो है वो इसको इम्प्लाइज नहीं करता, तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, और इसी के साथ आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे जो 2023 में पूछे गए। डिटेल में मैंने आपको अच्छे से इनको समझाया है। उसके अलावा आप नोट सारे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी जहां पर आप 21, 22, 23 के सारे प्रीवियस देखें, और आपके ये 2023 के तो हो ही गए हैं। साथ में आप टॉपिक वाइज सीरीज़ भी सारी देख सकते हैं, और थ्योरी भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं सबका लिंक आपको दे दूँगी, उनसे आप उनके लिंक खोल के सबको कंप्लीट जो है आप कर लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके आगे
आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। निम्न में से टीम शिक्षण, जहाँ पर दल शिक्षण हो रहा है, मतलब मल्टीपल टीचर जो हैं एक साथ पढ़ा रहे हैं, सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जाएगा, जो बच्चों के अंदर रेशनल थिंकिंग को डेवलप करेगा। तो जब हम टीम टीचिंग पढ़ा रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या डेवलप है ना, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज़। ये विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाता है, क्योंकि मल्टीपल टीचर हैं, ठीक है। अब जो डाइवर्स एक्सपर्टीज़ वाले बच्चे होते हैं वो बहुत अलग अलग सोचते हैं, तो जब टीम में टीचर होंगे तो वो उनके सारे डाउट्स जो हैं वहाँ पर क्लियर कर पाएंगे और उनको वो चीज़ जो है वो लाभ पहुँचाती है, तो ये बात भी यहाँ पर सही होगी। इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर लार्ज साइज क्लासरूम। ठीक है, ये एक इफेक्टिव, देखिए जो भी हम चीज़ करते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, ना कि टीचर के लिए। जब भी टीचर के लिए अगर कोई चीज़ करी जाती है तो वो निगेटिव पॉइंट होता है। हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो बच्चों को लिए करा जाए। टीम बनाई गई है क्यों, बच्चों के अंदर बच्चों को कुछ फ़ायदा पहुँचे उससे, ना कि इसलिए कि बड़ी कक्षा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो भैया 2-2 3-3 टीचर पढ़ा दो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इट मेक द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजियर। ये आकलन के कार्य को सरल बनाता है, ये भी टीचर के लिए होगा, टीचर आसानी से बच्चों को बांट लेंगे, वो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। इट इज़ हेल्पफुल इन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक होता है कि ज़्यादा टीचर हैं भैया ज़्यादा बच्चे आएंगे, नहीं, ये इतना सुटेबल पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट पॉइंट क्या है कि हम टीम टीचिंग क्यों करा रहे हैं। इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज़। यह विविध सुविज्ञता वाले जो बच्चे होते हैं उनको लाभ पहुँचाता है, क्योंकि वो अपने जो अलग अलग टीचर हैं वो सब जब कंबाइन करके इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे होते हैं, तो जो उनकी क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा जो होती है, जो अलग अलग चीज़ें वो सोच रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो शांत हो जाती हैं, वहाँ पर उनको अपने आंसर जो है वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये पूरा 2023 का पेपर देखा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें। थैंक यू।